आ जाओ पटना आए सर, क्या कुछ कल कार्यक्रम है सर? देखिए, कल इमारती शरिया की तरफ से एक बहुत बड़ा वक्त बचाओ रैली ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें कई एमपीज़ को और ख़ासकर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो लोग लीड लेके काम कर रहे थे उन लोगों को और अलग अलग पार्टियों को उसमें उन्होंने मदऊ किया है। तो कांग्रेस पार्टी से कई एमपीज़ और कई लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी मीटिंग के इसी रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं भी दिल्ली से आया हूँ। सर, बिहार में इलेक्शन है सर, और उसके पहले जो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिव्यू कर रही है सर, उसको कैसे देखें? देखिए, ये एक षड्यंत्र है। ये गरीबों को, पिछड़ों को, अक़लियतों के वोट्स को डिलीट करने का एक षड्यंत्र है, उनको बाहर करने का एक षड्यंत्र है। आप बताइए कि पहले, इससे पहले इसी सीज़न में जब ये एक्सरसाइज किया गया तो पूरे 2 साल लगाए थे। अब 1 महीने में कितना एक्सरसाइज ये कर लेंगे? ये बिल्कुल इस इलेक्टोरल लिस्ट से ये गरीबों को, पिछले वर्गों को, अक़लियतों को बाहर करने का इनका षड्यंत्र है। और अल्टीमेटली ये बाहर करके जब इनके इलेक्टोरल लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, इनके कार्ड्स नहीं बनेंगे, तो जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो जिससे उनको फ़ायदा मिलता है, वो स्कीम से भी इनको बाहर करने की एक कॉन्स्पिरेसी इनकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष डर गई है हार से, इस वजह से आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन का महाराष्ट्र में क्या रोल रहा है, हरियाणा में क्या रोल रहा है, किस तरीके के खुलासे सामने आए हैं, किस तरीके से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार एक नहीं, 2-2, 3-3 टाइम इनको फटकार लगी है। उसके बावजूद भी अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम निशाना बना रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं है। क्योंकि जो है, हम लोग ये तथ्य के साथ, एविडेंस के साथ, डेटा के साथ, हर चीज़ हम लोग सामने रख के सवाल पूछ रहे हैं। कोर्ट भी जो है, कोर्ट के सामने भी रखे हैं, उसमें भी जो है कोर्ट इनको एक फटकार लगा के बोली है कि इलेक्शन कमीशन को सारा एविडेंस देना, खासकर जो इलेक्टोरल लिस्ट है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है उसका एविडेंस देना पड़ेगा। तो उसके बावजूद अगर ये हमें कह रहे हैं कि हमारी बातों में कोई तथ्य नहीं है, तो अब कुछ नहीं कह सकते इसमें। प्रीएम्बल को भी रिव्यू करने की बात सुन रही है, तो उसका भी चुनाव आया है, लोगों में इस तरीके के डिबेट करवाना है, डिवीज़न करवाना है, पोलराइज करना है और चुनाव जीतना है। इसके लिए इस तरीके की बातें करते हैं। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा, जो केटी शाह थे, जो बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे, उन्होंने पहली बार प्रस्ताव किया था कि सेक्युलरिज्म वर्ड उसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब उनकी बात, जो बिहार को रिप्रेजेंट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनकी बात को और उनके प्रस्ताव के खिलाफ भी अगर ये बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, पूरे बिहार का अपमान ये कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी मंशा एकदम साफ दिखाई दे रही थी जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन में, लोकसभा में और राज्यसभा में। इनके सारे बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारामन जी और जितने इनके सीनियर लीडर थे, इन दोनों को सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट्स पे आपत्ति थी। एक अमेंडमेंट नंबर 1 जिसमें रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स और गैग ऑर्डर ऑन हेट स्पीच था, और दूसरा 42nd अमेंडमेंट था जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड के ऊपर इनको आपत्ति थी। इससे एकदम साफ होता है, लैंड रिफॉर्म, जो गरीब को जो ज़मीन दी गई थी उसके खिलाफ थे, रिजर्वेशन के खिलाफ थे, हेट स्पीच के फेवर में थे, सेक्युलरिज्म के खिलाफ थे, और सोशलिज्म, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक आर्टिकल में जो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म झलकता है, उसके खिलाफ लोग हैं। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा है कि आपातकाल में प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े हैं वो देश के लिए नासूर है। कैसे देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक सीनियर नेता जो बात रखी है, वो उससे एकदम साफ दर्शाता था कि वो लोग क्या चाह रहे थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होके ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर जो पॉलिटिकल डिबेट होता है उसको या तो इनिशिएट करते हैं या ना तो खुद उसमें कूद पड़ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को ये शोभा नहीं देता कि जो अपोजिशन और पोजीशन में जो पार्टियां हैं उनके बीच में जो डिबेट हो रहा है उसमें टीका टिप्पणी करते रहें। सवाल और बंगाल में